नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और यह है खास मुलाकात। और हमारी खास मुलाकात हो रही है योगेंद्र यादव जी से, जो हमारे बड़े पुराने खास मित्र भी हैं। योगेंद्र जी, आपका स्वागत है और हमारे लिए वक्त निकालने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई जी। आपसे पहला सवाल क्या कहूं, बल्कि एक गुजारिश करना चाहता हूं कि लौट आइए। संजय भाई, जब भी ऐसा कुछ होता है तो एक बार सोचना पड़ता है कि अच्छा जीवन की क्या दिशा हो। और वो ताश खेलने वाले कहते हैं ना, डबल और क्विट। कुछ ऐसी स्थिति कुछ हफ्ते पहले मेरे पास थी जब से ये चलने लगा। और मैंने अपने आप से पूछा, जीवन में क्या करना चाहते हो? तो अंदर से उत्तर यही आया, क्विट्स नहीं, डबल। यानी मैंने फैसला किया कि जीवन में अब जितना भी समय है वो केवल ये जो वैकल्पिक राजनीति है उसके लिए कुछ प्रयास करने के लिए, उसमें नए लोगों को जोड़ सकने के लिए, उसके लिए जो भी संभव है वो सब करने के लिए बाकी जीवन लगाना चाहता हूँ। तो माफ कीजिए, टीवी में वापस आने वाला आपका और राजदीप का न्योता है वो स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, मुझे नहीं पता अगर हमने कुछ ऐसा काम किया जो आप टीवी पे दिखाने लायक का है। राजदीप जी ने तो लिख के न्योता दिया और ये भविष्यवाणी करते हुए कि राजनीति में तो तुमसे कुछ होगा नहीं, तो तुम टीवी में ही आ जाओ। मेरा पॉइंट दूसरा, मैं मानता हूं कि कुछ असफलताएं होती हैं जो सफलताओं से बेहतर होती हैं। अगर असफलता भी रहे तो सड़क पे इस देश में कुछ जन आंदोलन कर सकना, वैकल्पिक राजनीति के लिए कोशिश कर सकना, जैसे मेरे गुरु किशन पटनायक ने की, उनकी असफलता तमाम दूसरे लोगों की सफलताओं से बेहतर थी। नहीं, देखिए, दो बात है योगेंद्र जी। एक तो ये कि एक जो वैकल्पिक राजनीति की आप बात करते हैं, जिस भरोसे पर आपने अपना एक प्रकार से करियर छोड़ करके इस काम को शुरू किया, जिसमें पता था कि एक बड़ा काम कर पाएंगे, गेन के तौर पर कोई गेन नहीं है, वो आपने बिल्कुल सारे दोस्तों के मना करने के बाद किया, ये भी सब लोग जानते हैं। लेकिन आपकी एक पहचान है, आपकी एक साख है, उस पर हम आएंगे। लेकिन मैं फिर से अपना एक जो गुजारिश जिसको मैं कह रहा हूं, मैं रिपीट इसलिए करूंगा कि देखिए, इस देश में चुनाव शास्त्री बहुत कम है। पूरी राजनीति और सारे नेता हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। आपने जब भी पूर्वानुमान लगाए, बातें बताई, न सिर्फ सेफोलॉजी के नाते, पॉलिटिकल साइंटिस्ट के नाते, उसका बड़ा महत्व था, वजन था। वही पहचान है कि आपकी बड़ी भारी गुडविल है। मैं फिर से कह रहा हूं कि एज अ सेफोलॉजिस्ट, एज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर, आपका कंट्रीब्यूशन बहुत जोरदार था और बहुत जोरदार आगे भी हो सकता है। तो आप हमारी बात मान लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा मैं कहता हूँ, पहले भविष्य बताने का काम करता था, आजकल जिस भी छोटे मोटे तरीके से भविष्य बनाने का काम कर रहा हूँ, और अभी तो इसमें काफी संतुष्टि है। हाँ, कभी कुछ इसी चक्कर में कुछ भविष्यवाणी भी की, जैसे दिल्ली के बारे में की थी, तो उसको आप लोग देख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है, आपने लगातार कहा था। हमको याद है कि आखिरी वक्त जब आपने यही कहा था कि 38 से 50 सीटें आएंगी, दरअसल उससे ज्यादा आ गई। बहरहाल, मैं आपसे इस पर फोकस करना चाहता हूं कि बिल्कुल ये इरादा नहीं है मेरा कि जिन लोगों ने आपके साथ जो बर्ताव किया उनकी निंदा के लिए हम ये कार्यक्रम करें। लेकिन बहुत ऑन अ सीरियस नोट, इन लोगों को पहचानने में आप जैसे व्यक्ति से गलती कैसे हुई? मैं समझता हूं संजय भाई कि इसे व्यक्तियों के रूप में नहीं देखना चाहिए। इस देश में एक सामान्य त्रासदी है कि आंदोलन शुरू होते हैं, किसी एक परिवार और व्यक्ति की जेब में चले जाते हैं। सामान्य त्रासदी है, पार्टियां शुरू होती हैं, कुछ बड़े बड़े उद्देश्य लेके भ्रष्ट हो जाती हैं। ये जो आम आदमी पार्टी का प्रयोग था, ये प्रयोग था इस देश में एक नई तरह की राजनीति करने का। ये प्रयोग असफल नहीं रहा। आज मैं खड़ा होकर बोलूं कि सब कुछ असफल हो गया, सब कुछ बेकार था, ऐसा नहीं है। इस प्रयोग ने कई अनूठी चीजें साबित की। इसने साबित किया कि इस देश में आज भी आदर्शवाद जिंदा है, नई जनरेशन में भी जिंदा है। इसने साबित किया कि राष्ट्रवाद, देश के लिए अपना कुछ खो देने की भावना देश के बहुत बड़े इलाके में, बड़े वर्गों में कायम है। इसने ये साबित किया कि बड़ी बड़ी पार्टियों का मुकाबला छोटी छोटी पार्टियां कर सकती हैं, और ये भी साबित किया कि अगर जनता को विकल्प दिया जाए तो जनता उसे गले लगाने को तैयार है। इस प्रयोग ने यह भी दिखाया कि ईमानदारी से चंदा इकट्ठा करना एक नंबर का मोटे तौर पे किया जा सकता है, जैसा दूसरी पार्टियों ने कभी नहीं किया। ये छोटी उपलब्धि नहीं है। लेकिन दो तीन चीजों में ये प्रयोग बिल्कुल सामान्य राजनीति की बीमारियों और छूत का शिकार हो गया, जिसमें ये व्यक्ति पूजा की संस्कृति,
केंद्रीयकृत संगठन, दिल्ली दरबार की चलना और आंतरिक लोकतंत्र को बिल्कुल ताक पे रख के हाई कमांड कल्चर, इसके प्रति हम सजग नहीं रहे। तो मैं इसे किसी एक व्यक्ति के मूल्यांकन में भूल की तरह नहीं देखता। मैं समझता हूं कि ऐसी व्यवस्थाएं बनाना, ऐसा सिस्टम्स बनाना, उसमें असफलता रही और उसकी वजह शायद ये थी कि शुरू से ही ये आंदोलन पैसे के भ्रष्टाचार के बारे में तो सजग था, लेकिन सांगठनिक भ्रष्टाचार जो है इस तरह का, जिसमें आप संगठन की बुनियादी लोकतांत्रिक मर्यादा को तोड़ दें, उसके प्रति हम सब सजग नहीं रह पाए। तो मैं इसे किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं, हम सबका ही दोष मानता हूं। देखिए सर, इसका बिल्कुल आप बुरा मत मानिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा। 2011 से जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो हमको बिजनेस चैनल पे योगेंद्र जी कोई जरूरत नहीं है कि हम कोई एडिटोरियल पोजीशन लें। रेयर केस था जिसमें हमने पोजीशन ली और हमने अपनी राय साफ रखी कि ये जनता के गुस्से को इनकैश करने के लिए आपने जितनी बातें गिनाई जन आकांक्षाओं की और मामूली आदमी की ताकत की, वो सब सही है, लेकिन अल्टीमेटली ऐसे आंदोलन सत्ता लोलुप लोगों द्वारा हाईजैक होते हैं। वैकल्पिक राजनीति की तलाश करने निकले हुए लोग दरबारगिरी में लगते हैं और पावर में आने के लिए ही इन आंदोलनों का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आंतरिक डेमोक्रेसी यहां हो नहीं सकती। जनता की आवाज, जनता का काम कर रहा हूं, जनता का काम कर रहा हूं, लेकिन सब कुछ जो हूं वो मैं हूं। यही कमेंट्री, यही ध्वनि 2011 से लगातार चली और जब पॉलिटिकल पार्टी में आप लोग तब्दील हो गए तब तो बिल्कुल चली। मैं फिर से सवाल उसी पर लेके आ रहा हूं, इन साहब को पहचानने में गलती कैसे हुई? डे वन से एजेंडा था कि आपको सीढ़ी के तौर पर, मचान के तौर पर, बैसाखी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, इनको पावर चाहिए, इनका कोई आंदोलन करने का इरादा नहीं था। संजय भाई, मैं आज भी इन सारी बातों से सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं कि कई बार हम एक ऐतिहासिक चीज को केवल व्यक्तिगत चश्मे से देखना शुरू कर देते हैं। अगर आज भी आप मुझे मौका दें और वापस 2011 में खड़ा कर दें, मैं दोबारा इस आंदोलन के साथ जुड़ूंगा। इसलिए क्योंकि इतिहास में अवसर आपके बनाए से नहीं आते। इतिहास में आप ये नहीं कह सकते कि क्रांति शुक्रवार के दिन शाम 5 बजे आएगी। क्रांति होती है, बदलाव के अवसर खुलते हैं और आपको उस अनगढ़ अधूरे मौके में ही अपना एक अवसर देखना होता है, उस अधूरे को पूरा करने की कोशिश करनी होती है। जब मैं इस आंदोलन में गया, मैं तो पार्टी के वक्त जाके काफी ठीक से इंटीग्रेट हुआ, उससे पहले मैं एक मेहमान की तरह समर्थन कर रहा था। जब मैं इस पार्टी में शामिल हुआ, मुझे एहसास था कि इसमें बहुत कुछ अधूरापन है, जैसा मुझ में बहुत कुछ अधूरापन है। और मैं इस उम्मीद से गया, कई और साथी भी इस उम्मीद से गए कि हम धीरे धीरे इस अधूरेपन को पूरा करेंगे, इनमें जो कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को अटेंड करेंगे। लेकिन धीरे धीरे कुछ पक्षों में तो हमने इन कमजोरियों को पकड़ा, बेहतर किया, लेकिन ये जो आंतरिक लोकतंत्र वाला पक्ष था उसमें कमजोरियां बढ़ती गईं। और जो मैं कह रहा हूं ये आज की बात नहीं है, आप सब जानते हैं। 1 साल पहले मेरी एक चिट्ठी अचानक लीक हो गई थी। चिट्ठियां मैंने कई लिखी थी, लेकिन वो एक चिट्ठी लीक हो गई थी। उस चिट्ठी में भी मैंने कहा था सुप्रीमो कल्चर बन रहा है, सावधान होने की जरूरत है, कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। तो पहले दिन से हम लोगों ने कोशिश की और उसमें पूरी सफलता हासिल नहीं हुई। उसके लिए मैं केवल एक व्यक्ति को दोष नहीं देता, कौन नहीं चाहता कि उसके पास पूरी ताकत हो, लेकिन ये तो पूरे समूह का काम होना चाहिए कि उसे रोके, उसके ऊपर मर्यादा लगाए। मैं समझता हूं कि हमारी राजनीतिक संस्कृति के जो दोष हैं वो हम में बहुत जल्दी आ गए, जिन्हें रोका जा सकता था। योगेंद्र जी, देखिए, आप अपनी विनम्रता के लिए और अपनी सादगी के लिए, और जिसको कहते हैं बहुत ही वेल बिहेव्ड अप्रोच रहा है पॉलिटिक्स में आपका, उसके लिए जाने जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि जिस धारा की बात आप कर रहे हैं, आप अभी भी ये बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं कि व्यक्तियों पर नहीं नथी कर सकते। कुछ व्यक्तियों ने ही तो इस धारा को अपने हाथ में लिया और उसके बाद इस प्रकार का उसका दुरुपयोग किया, इस प्रकार की धोखेबाजियां की। आप तमाम लोग, अन्ना हजारे से लेके, किरण बेदी से लेके, आनंद कुमार से लेके, योगेंद्र यादव से लेके, लाइन लगी हुई है। इनके खुद के लोकपाल कर्नल रामदास, सब लोगों को ले लीजिए, सारे के सारे आज की तारीख में एंटी मूवमेंट, एंटी आम आदमी हो गए। कुछ 2-4 लोग हैं, 2-4 लोग जो दूध के धुले हो गए। मेरा सवाल यह है कि आप सर गलत एनालिसिस दे रहे हैं कि व्यक्तियों की बात कैसे न करें। व्यक्ति ने ही हाईजैक किया, व्यक्ति ने ही पावर असर्व किया और व्यक्ति ने ही तो आपको निकाला।
आप सही कह रहे हैं, व्यक्तिवाद हावी रहा है, लेकिन देखिए दुनिया में कौन नहीं चाहता कि उसके पास सारी सत्ता आ जाए। पर अगर सचमुच उसके पास सत्ता आ जाए तो वो व्यक्ति दोषी नहीं होता जो चाह रहा है कि उसके पास सारी सत्ता आ जाए। ठीक है। वो पूरा सारा व्यवस्था, सारा समूह दोषी होता है जो ऐसा होने देता है। वो पूरी व्यवस्था जहां इसको स्वीकार कर लिया जाता है कि हाँ अब कोई राष्ट्रीय कन्वीनर है तो वो जो चाहे निर्णय ले लेगा। पिछले साल भर में इस पार्टी की निर्णय प्रक्रिया के हर उसूल का उल्लंघन किया। पीएसी के मेजॉरिटी डिसीजन को वायलेट किया गया, नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेजॉरिटी डिसीजन को वायलेट किया गया। जब मेजॉरिटी नेशनल कन्वीनर के साथ है तो वो कहते थे देखिए मेजॉरिटी आप तो लोकतंत्र को नहीं मानते। जब मेजॉरिटी उनके खिलाफ है तो वो कहते थे लेकिन मैं तो नेशनल कन्वीनर हूं, मेरी बात चलेगी। ऐसे में इन इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेवारी थी कि वो इसको रोके। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव स्वयं जो कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन वो दो व्यक्ति थे। और हमने वाकई कोशिश की कि इस प्रयोग में जितना संभव हो सके अंदर से सुधार करने की कोशिश की जाए, क्योंकि किसी भी चीज को तोड़ना बहुत आसान है, बनाना बहुत कठिन है। अरविंद केजरीवाल में कई बहुत अद्भुत क्षमताएं हैं। लोगों को जोड़ना, दिल्ली में लोकसभा चुनाव हारने के बाद जिस हिम्मत के साथ उस आदमी ने पार्टी को दोबारा इकट्ठा किया, अपने पांव पे खड़ा किया, ये कोई छोटी चीजें नहीं है। जनता के मूड को समझ के उसके हिसाब से कर सकना। काश इसके साथ साथ ज्यादा ईमानदारी भी हो जाती। काश इसके साथ साथ एक लोकतांत्रिक व्यवहार की आदत होती, संस्कार होती। लेकिन संस्कार तो समाज से आते हैं ना। हमारा सारा समाज हर चीज में संस्कार दे रहा है। अब अकाली आंदोलन, इतना महान आंदोलन, आज बादल परिवार की प्रॉपर्टी है। द्रविड़ आंदोलन आज करुणानिधि परिवार की जेब में है। समाजवादी आंदोलन आज मुलायम सिंह जी की पार्टी कहलाता है। तो ऐसे में वो जो संस्कार पूरी हमारी राजनीति ने दिया है, वो संस्कार की छूत इस पार्टी को भी लग गई, और इस छूत से फिर जिसको फायदा हुआ उसने फायदा उठाया। अब उसको बेचारे को क्या दोष है? मेरा सवाल ये है कि आप लोग अभी निकाल दिया गया, आपने इनको समझाने की कोशिश की, इन्होंने नहीं सुना। अहंकार होता है, कहा गया था कि अहंकार में तो बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, पड़ गए। अब इनके सामने अपॉर्चुनिटी ये है, क्योंकि इनको मालूम है कि गुडविल को बड़ी चोट लगी है, तो दिल्ली को ठीक से गवर्न करके दिखा दें तो शायद इलेक्टोरल गेन के नाते अपनी कहानी को ये आगे बढ़ा सकेंगे और आगे फैला सकेंगे। आपको इसकी कितनी संभावना दिखती है? क्योंकि आपने इनकी केजरीवाल जी की कुछ आदतों की और कुछ गुणों की तारीफ की है। हो सकता है कि ये जो नुकसान पिछले दिनों में परसेप्शन का हुआ है उसको बेहतर गवर्नेंस के जरिए ये भरपाई कर सकें तो मेरी शुभकामनाएं होंगी। मैं चाहता हूं, क्योंकि देखिए संजय भाई, जो मैं कोशिश कर रहा हूं वो ये है, कल तक मैं उस पार्टी में था, आज निकाल दिया गया। आज बाहर आके मैं कहूं कि सब कुछ खराब है, सब बदमाश है, ये तो बात ठीक नहीं है। कल तक मैं चाहता था कि ये पार्टी की सरकार बेहतर करे। आपकी मर्यादा मैं समझ रहा हूं, अभी हम भी कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहते कि आई टोल्ड यू सो, लेकिन हमने कहा था कि ये नहीं होगा। बिल्कुल आपका एनालिसिस अपनी जगह है और आपने उसे स्थापित किया, बिल्कुल सही बात है। मैं केवल ये कह रहा हूं कि दिल्ली सरकार को एक बहुत अच्छा मौका है। ये आम आदमी पार्टी अब मुख्यतः आम आदमी पार्टी दिल्ली बन गई है, एक क्षेत्रीय दल बन गया है। ये आम आदमी पार्टी दिल्ली कम से कम उस क्षेत्र में कोई 2-4 अच्छे काम कर ले, बहुत अच्छी चीज होगी। मैनिफेस्टो है, करने की कोशिश हुई है, और मैं कहता हूं किसी भी सरकार को पहले 3-4 महीने में जज नहीं करना चाहिए। वैसे भी यहां तो इतनी उठापटक पहले 2 महीने में हो गई, थोड़ा वक्त दीजिए, 3-4 महीने में संभल जाएंगे। कुछ बेहतर काम अगर दिल्ली के लिए कर सकते हैं, खास तौर पे दिल्ली के गरीबों के लिए जिनको किसी पार्टी ने कुछ नहीं दिया है, तो मेरा मन तो खुशी होगा। बाकी सब कुछ हो या ना हो, मैंने आपको अपने कई संकल्प बताए, डबल और क्विट वाला भी बताया। एक और संकल्प बताऊं, अपना जीवन का कोई भी ऊर्जा का अंश मैं इस आम आदमी पार्टी दिल्ली की आलोचना निंदा में नहीं लगाऊंगा। कल तक जिन साथियों के साथ काम कर रहा था उनके पांव के नीचे से जमीन खिसकाने के लिए मैं काम नहीं करूंगा, क्योंकि जीवन में कुछ सकारात्मक करना है। ये बड़ा आंदोलन, इस बड़े आंदोलन ने जो कुछ पैदा किया, अगर वो मेरी निगाह में छोटी लकीर है, और वो है छोटी लकीर, तो मैं उस छोटी लकीर को मिटाने काटने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। एक लंबी लकीर खींचने की जरूरत है, और उसके लिए सोचा है
हम सब साथी मिलकर पूरे देश में यात्रा करेंगे। इस देश में अद्भुत ऊर्जा है। जी नहीं, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है और बहुत अच्छी बात है। और मैं ये आपसे दूसरा सवाल ये पूछना चाहूंगा कि क्या ये माना जाए कि ये एक प्रिकर्सर के तौर पर होगा कि पूरे देश की यात्रा करके समाज में जो बहस चल रही है, जो संवाद चल रहा है, उसको और आगे बढ़ा करके फिर कोई पार्टी बनाएं, कोई फोरम बनाएं? किस प्रकार से आप देखते हैं? क्योंकि पक्के तौर पर गुंजाइश है और इस काम को करना चाहिए और किसी एक गलत असेसमेंट के कारण या किसी एक लिमिटेड फेलोर के कारण उससे हट नहीं जाना चाहिए। तो आपसे बहुत लोग ये पूछ चुके हैं और आप मना कर चुके हैं, फिर भी मैं पूछना चाहूंगा, हमारे दर्शकों को पर्सपेक्टिव साफ मिलेगा कि फाइनली आप एक पार्टी बनाएंगे या कुछ ऐसे काम करने वाली पार्टियों के साथ जुड़ेंगे? मैं बिल्कुल आराम से खुलासा करके बता देता हूं, इसमें कोई छुपी हुई बात क्या है। ये जो स्वराज अभियान है, ये एक राजनैतिक अभियान है। इस अभियान का उद्देश्य इस देश में वैकल्पिक राजनीति के लिए ऊर्जा इकट्ठा करना है। तो ये तो राजनीतिक तो पहले दिन से है, लेकिन आज ये देश राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए कतई तैयार नहीं है। दूध के जले हुए लोग हैं, छाछ को भी फूंक फूंक के पिएंगे। कल को उनके पास खड़ा हो जाए, कह दे नई पार्टी, लोग कहेंगे बाबा तौबा की, एक से ही बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई, अब और मत कहो। लोग पता नहीं क्या क्या उम्मीद लेके आए थे, वो लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अब पॉलिटिक्स में कुछ अच्छा हो नहीं सकता, छोड़ो, जाने दो इन सब चीजों को। आज हमारी प्रायोरिटी है किसी तरह से उनका हाथ पकड़ना, उन्हें विश्वास दिलाना कि भाई वापस अपने बिजनेस में, अपने घर के काम में ना लगो, वो भी कर लो, लेकिन राजनीति को ना छोड़ो, सार्वजनिक जीवन को ना छोड़ो। उन्हें विश्वास दिलाना कि भाई तुम अकेले नहीं हो, बहुत लोग साथ हैं। ये सबसे बड़ी चीज है। तो हमें 2-3 चीज पहले करनी है। सबसे पहले देश भर में ऐसे इस ऊर्जा को बांधना है, इससे पहले कि वो हवा में उड़ जाए। नंबर 2, देश में नया एजेंडा बनाना है, 20वीं सदी की विचारधाराओं को पीछे छोड़ते हुए एक नया एजेंडा बनाना है। नंबर 3, एक मॉडल बना के दिखाना है कि एक पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चल सकती है, एक संगठन लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा सकता है। अगर ये तीनों चीजें हो जाती हैं, उसके बाद बैठ के विचार करेंगे कि इसे आगे कैसे लेके जाएं। और वो विचार केवल योगेंद्र यादव नहीं करेंगे, केवल योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण या 4 लोग नहीं करेंगे, वो सब लोग मिलके करेंगे। जैसे गुड़गांव में सब लोगों ने मिलके किया, खुले में सारे मीडिया को बुलाया, ऐसी खुली चर्चा फिर करेंगे, उसके बाद आगे की दिशा तय करेंगे। आपकी क्रेडिबिलिटी का इन्होंने बड़ा फायदा उठाया है। आपकी क्रेडिबिलिटी उन लोगों में है जिसको आप मुंबई, साउथ मुंबई या कॉर्पोरेट किस्म के लोग बोलते होंगे। मैं उनकी बात आपको आज बताना चाहता हूं फीडबैक के तौर पर कि आपकी क्रेडिबिलिटी का बड़ा फायदा मिला इन लोगों को। आगे आपकी इस प्रकार की क्रेडिबिलिटी दरअसल किसी कॉन्क्रीट टेंजिबल फॉर्म में कुछ डिलीवर करती हुई नजर आए, इसके लिए वही दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पिएगा। सावधानी क्या क्या रखेंगे आप? संजय भाई, अगर मैं इस्तेमाल हुआ तो मैं इस्तेमाल होना चाहता था। मैं तो चाहता हूं कि हम सब लोग खाद बन जाएं। अगर हम खाद बन गए, हम इस्तेमाल हो गए और बाद में कोई फूल अच्छा खिलाए, फल अच्छा निकल आए, तो हो गया ना काम, क्या बुराई बात है। आपके साथियों को मैं ये कहना चाहूंगा, 2 चीजें कहना चाहूंगा। एक तो ये कि हाँ, हमें आगे से इस आंतरिक लोकतंत्र के सवाल पे और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, जो हम रहेंगे। और दूसरा ये कि आर्थिक विचारधारा के बारे में आपके साथियों के मन में काफी गलतफहमी रहती है, क्योंकि जो व्यक्ति कुर्ता पहनता है और दाढ़ी रखता है, लोग समझते हैं जरूर मार्क्सवादी होगा, जरूर लेफ्टिस्ट होगा इत्यादि। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि दरअसल ये वो एक सवाल है जिसपे 20वीं सदी की विचारधाराओं को छोड़ के कुछ नई चीज बनाने की जरूरत है। क्योंकि वो जो पुराना समाजवाद है, वो तो 1989 में ढह गया। उसकी संस्थाएं और मार्केट को छोड़ के अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती, ये तो हमने सीख लिया 1989 में। लेकिन पिछले 25 साल में ये भी सीखा है कि केवल मार्केट के जरिए भी दुनिया नहीं बदल सकती। हमें मार्केट और स्टेट दोनों को साथ लेके कुछ ऐसा करना है जो कि अंतिम व्यक्ति तक कुछ पहुंचा सके। उसके लिए हमें नए इकोनॉमी के मॉडल बनाने होंगे, पुराने मॉडल चल नहीं पा रहे हैं। और ये जो लाइसेंस, कोटा, सब्सिडी, स्टेट इंटरवेंशन, पब्लिक सेक्टर, केवल इसके जरिए गरीब का भला नहीं हो सकता, ये हमने सीख लिया है। अब इन सब से सीख के आगे बढ़ने की जरूरत है। तो अपने मित्रों को बताइएगा कि हम नया विचार बनाना चाहते हैं, हम नई ऊर्जा जोड़ना चाहते हैं
और हम नया मॉडल बनाना चाहते हैं। तो अभी के संदर्भ में एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि इस पर इतनी बड़ी बहस हो गई है कि सबकी राय जानना चाहते हैं, और वो ये है कि एक जो लैंड बिल इस वक्त एनडीए सरकार ने प्रस्तुत किया है ग्रोथ एजेंडा के लिए, हम समझते हैं कि जमीन अधिग्रहण और किसानों की मुआवजे और उनकी हिफाजत के इंतजाम होना बहुत जरूरी है। लेकिन अब ये अमीर गरीब की राजनीति फिर से हावी हो गई है, जिसमें ये बिल अटकता हुआ या कहिए संघर्ष करता हुआ दिख रहा है। आप क्या समझते हैं कि इस बिल को मौजूदा फॉर्म में पास नहीं होना चाहिए? मेरा ख्याल है कि होना चाहिए। अपने दोस्तों से असहमत होना बहुत खूबसूरत होता है, और इस मायने में मुझे आपसे असहमत होना पड़ेगा। मुझे बिल्कुल मानना है कि इस बिल को इस फॉर्म में कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। ग्रोथ के लिए इस देश में जमीन की जरूरत है, जमीन अधिग्रहण की जरूरत नहीं है। हम इन दो चीजों में अंतर करते हैं। जमीन खरीदी जा सकती है, जमीन 50 तरीके से ली जा सकती है, जमीन अधिग्रहण तो उसका एक अंतिम औजार है। उस अंतिम औजार का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाए जैसा ये बिल प्रपोज करता है, वो तो बिल्कुल सही नहीं है। सन 2013 वाला जो बिल था उसमें कई कमियां होंगी और थोड़ा सा कुछ प्रोसीजरल डिलेज थे उसमें, जिसको ठीक करने की जरूरत थी। लेकिन उसे ठीक करने की बजाय इस बिल ने तो पूरे 2013 के बिल को तिलांजलि दे दी है, और मुझे लगता है इससे उद्योग बदनाम होगा, इससे विकास बदनाम होगा। क्योंकि अगर इस देश के गांव में और किसानों को अगर ये लगने लग गया कि उद्योग वाले तो हमारे दुश्मन हैं, हमारी जमीन छीन रहे हैं, तो इस देश के अंदर सचमुच क्लास वॉर शुरू हो जाएगा। वो माहौल न बनाइए। मैंने अच्छे उद्योगपतियों से भी बात की है। उद्योगपति बताते हैं, देखिए हमारे प्रोजेक्ट कॉस्ट का सिर्फ 4 या 5% जमीन है, 5% का 6% हो जाए हम तैयार हैं इसके लिए। हाँ, हमें 4 साल इंतजार मत करवाओ इसके लिए। दिक्कत वही है कि मैं समझता हूँ समझदार उद्योगपतियों को जी, तो समय वाली चीजों को ठीक कीजिए ना। सारी चीजें ऐसा करने की क्या जरूरत है? ये जो बिल कर रहा है ये बेसिकली उस 2013 के कानून को रद्द कर रहा है बिल एक तरह से। वैसा नहीं करना चाहिए। देखिए, किसान को मुआवजा भी ठीक देना चाहिए, क्योंकि मुआवजा एक 4 गुना कहा जा रहा है, पर हकीकत ये कहीं 4 गुना मुआवजा नहीं मिल रहा है। और कलेक्टर रेट का 2-2.5 गुना मुआवजा जो वास्तव में दिया जा रहा है वो किसान को बाजार भाव से कम दाम दिया जा रहा है। ये बात आप लोग बताते नहीं। आप जैसे लोगों का धर्म बनता है लोगों तक पहुंचाना कि ये मार्केट रेट शब्द का इस्तेमाल बंद करें। इस देश में जब भी भूमि अधिग्रहण होता है, किसान को जो पैसा बाजार में मिल सकता था उससे कम पैसा मिलता है, और उससे ज्यादा मिलने का उद्योग के नाम पे है। बिल्कुल जी, योगेंद्र जी, तो उद्योग के नाम पे, राष्ट्रीय हित के नाम पे छीना जा रहा है, जिसको हमें रोकना चाहिए। योगेंद्र जी, इस बहुत ही ज्वलंत विषय पर आपकी राय लेना बड़ा जरूरी था, इसीलिए मैंने ये सवाल आखिर में पूछा। लेकिन मूल बात पर वापस आते हैं। मेरा वक्त यहाँ पर इंटरव्यू का खत्म हुआ, लेकिन आपको अपने आगे के अभियान के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उस यात्रा में आपसे भी मिलेंगे। जरूर जरूर। नमस्कार।